नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहारनपुर दौरे पर कल रहेंगी और किसान महापंचायत में शामिल होंगी। आपको बता रहे कि चिलखाना के अंदर दोपहर 2 बजे महापंचायत होगी और इस महापंचायत में कांग्रेस भी अब एंट्री मार रही है। आपको बता रहे कि प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचेंगी। चिलखाना के अंदर दोपहर 2 बजे ये महापंचायत होगी और महापंचायत में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी कल सहारनपुर पहुंच रही है। सहारनपुर जाकर वहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहारनपुर की महापंचायत में शामिल होंगी। किसान महापंचायत में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। कल आपको बता दें, जिस तरह की जानकारी है, दोपहर 2 बजे कल महापंचायत होगी जिसमें चिलखाना के अंदर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी और वहां शामिल होंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कल सहारनपुर दौरा रहेगा। तो किसान महापंचायत में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। कल सहारनपुर पहुंचेंगी। दोपहर 2 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम। चिलखाना में दोपहर 2 बजे होगी महापंचायत। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहारनपुर दौरे पर कल पहुंच रही। संवाददाता इसके वाजपेयी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आप वाजपेयी, अगर देखें जिस तरह से अब कांग्रेस भी महापंचायत में एक्टिव हो गई है, अब तक आरएलडी को हमने देखा, तमाम दूसरे दलों को देखा, कांग्रेस भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं आइए हम बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी महापंचायत में पहुंच रही है। ये राजनीति का कारण है क्या? आप बिल्कुल हम देखें, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाई जाए, जो जमीन कहीं ना कहीं उसकी यहां से खिसक गई, उस जमीन को कैसे मजबूत किया जाए, तो कोई भी मौका कांग्रेस अब नहीं छोड़ना चाहती है जिस पर बीजेपी पर हमला बोलने का उसको अवसर मिल रहा हो। तो कहीं ना कहीं इसके तहत प्रियंका गांधी कल जब चिलकाना में किसान महापंचायत होगी तो 2 बजे इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। किसानों से बात करेंगी, किसान नेताओं के साथ उनकी छोटी सी मीटिंग भी होगी। हालांकि वो इस महापंचायत में शामिल होकर एक संदेश जरूर पूरे उत्तर प्रदेश को देना चाह रही होंगी कि किस तरीके से कांग्रेस उनके लिए खड़ी है, चाहे वो दिल्ली का बॉर्डर हो या फिर किसानों की महापंचायत। वो हर स्तर पर किसानों के साथ खड़ी हैं और जो भी ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन में कांग्रेस लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ये संदेश उन्होंने पहले जहां अपने ट्विटर के माध्यम से दिया और कल जिस तरीके से उनका कार्यक्रम 2 बजे चिलकाना के किसान महापंचायत का आया है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसानों की जिन जिन मुद्दों को लेकर भ्रम की स्थिति है उनको ठीक किया जाए, उन पर उत्तर प्रदेश सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है कि जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको तेजी के साथ सॉल्व किया जाए। केंद्र सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। किसानों के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके से देश की हम कहें कि दूसरी नेशनल पार्टी और किसानों के बीच जाकर एक संदेश जरूर देने की कोशिश होगी, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस हर उस मुद्दे को लेकर जिस पर कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक फायदा हो सकता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई अवसर नहीं चूकना चाहती है। इसी तहत प्रियंका गांधी वहां पहुंचेंगी और ये बड़ा मौका होगा कांग्रेस के लिए जब कहीं ना कहीं यानी कि ये एक तरीके से बिल्कुल साफ है कि किसान का ये पूरा आंदोलन दरअसल आने वाले सालों के जो चुनाव होंगे उसमें ये तय करेगा कि किसान किसका साथ होंगे, और यही वजह है कि हर एक पार्टी चाहती है कि किसान उनके साथ रहें। बिल्कुल, ये निश्चित ये बिल्कुल तय है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, सीधे तौर पर चाहती है कि इस पूरे मुद्दे को जोड़ा जाए अपने आप से और एक संदेश भी उत्तर प्रदेश के उन किसानों को दिया जाए जो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में शामिल हैं या जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, ताकि एक सरकार पर भी एक दबाव मेंटेन हो और साथ ही साथ में जो अपना पॉलिटिकल गेन है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के माध्यम से लिया जाए। क्योंकि अगर हम देखें, चाहे हम 2014 के अगर पहले जाएं तो कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन अन्ना आंदोलन के तौर पर हुआ था जिसने कांग्रेस की कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी बढ़ाई थी। ये उसके बाद ये दूसरा ऐसा बड़ा मौका है जब इस तरीके का आंदोलन देश में हो रहा है। तो कांग्रेस निश्चित तौर पर इस आंदोलन में शामिल होकर एक संदेश जरूर दे रही है, खास तौर पर जब प्रियंका गांधी जैसा बड़ा नेता जो उत्तर प्रदेश का कांग्रेस प्रभारी भी हो और इस आंदोलन में शामिल हो, तो निश्चित है एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इस किसान महापंचायत के माध्यम से होगी। अब देखना यह है कि जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी तो किसान उनकी इस उपस्थिति को किस तरीके से लेते हैं, ये बड़ा सवाल जरूर होगा। लेकिन फिलहाल वो कल इस कार्यक्रम में आ रही हैं, ये निश्चित है, क्योंकि उनका आधिकारिक कार्यक्रम पार्टी की तरफ से जारी कर दिया गया है। ठीक है वाजपेयी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर पर हम आपसे जानकारी लेंगे। एक और खबर हम आपको दे दें कि कल से प्रदेश के अंदर भू माफियाओं का खाका तैयार किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह प्रदेश भर में अभियान चलेगा और राजस्व परिषद के चेयरमैन कल करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रदेश भर के अंदर डीएम, एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। भू माफिया की सूची पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलेगा प्रदेश भर में अभियान। राजस्व परिषद के चेयरमैन कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे।
तो प्रदेश भर के डीएम एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे और भूमाफियाओं पर चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक कार्रवाई होगी। जिस तरह से ये आरोप लगते रहे कि कहीं ना कहीं सरकार सेलेक्टिव तरीके से भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, अब चरणबद्ध तरीके से हर माफिया के ऊपर कार्रवाई होगी। कल एक बैठक भी इसको लेकर हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में अभियान चलेगा। वाजपेयी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वाजपेयी, सेलेक्टिव तरीके से कार्रवाई करती है सरकार, हमेशा विपक्षी आरोप लगाता रहा, लेकिन अब चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक हर एक छोटा माफिया हो बड़ा माफिया हो इस प्रणाली में इस कार्रवाई के जद में आएगा। क्या यही इस पूरी बैठक का एक कहना चाहिए लब्बो लबाब होगा? बिल्कुल निश्चित है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां पहले ही निर्देश दे रखे हैं पूरे प्रदेश भर के जिलाधिकारियों को, कप्तानों को कि जो भी ऐसे भूमाफिया हैं उनकी जिला स्तर पर सूची तैयार की जाए, जो टॉप 10 में है उनके ऊपर तेजी के साथ कार्रवाई की जाए और उस कार्रवाई के बाद दूसरी सूची तैयार की जाए। तो कहीं ना कहीं वो कार्रवाई लगातार चल रही है। कल राजस्व परिषद के चेयरमैन उत्तर प्रदेश भर के जिलाधिकारियों के साथ, कप्तानों के साथ एक बड़ी वीसी करने वाले हैं, जहां इस वीसी का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि उनके जिले में कैसे कितने ऐसे भूमाफिया हैं जिनको प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है, उन पर कार्रवाई का अब तक का विवरण क्या है और कार्रवाई हुई तो क्या कार्रवाई हुई, कितनी ऐसी जमीनें हैं जो सरकारी थी जिनको कब्जा मुक्त कराया गया है, कितनी ऐसी जो प्राइवेट जमीनें हैं जिन पर विवाद चल रहा है और भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई उसके बाद उत्तर प्रदेश में शुरू होगी, जहां विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि उत्तर प्रदेश का सरकार लगातार कुछ चिन्हित लोगों पर ही कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं उस आरोप का ये बड़ा जवाब होगा जब उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के चेयरमैन कल सभी डीएम और कप्तानों के साथ ये वीसी करने वाले हैं। तो निश्चित है कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो अकेले लखनऊ में करीब 250 करोड़ रुपए की जमीन को जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया है, जिसके कारण रूसी गंगा नदी के निचले क्षेत्र में। वाजपेयी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कल से प्रदेश में भूमाफियाओं का खाका तैयार होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में अभियान भी चलेगा। खबर गौतम बुद्ध नगर से है। कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की है। सेक्टर 63 में चल रहे कॉल सेंटर का कश्मीर कनेक्शन सामने आया है। कश्मीरी युवक चला रहे थे कॉल सेंटर। दिल्ली की जांच एजेंसी की टीम भी छापेमारी में शामिल है। थाना फैसली क्षेत्र में हुई पुलिस की छापेमारी तो सेक्टर 63 में चल रहे कॉल सेंटर का कश्मीर कनेक्शन देखने को मिला। 63 में चल रहे कॉल सेंटर का ये कनेक्शन है और कश्मीरी युवक कॉल सेंटर चला रहे थे। आपको बता दें दिल्ली की जांच एजेंसी की टीम भी छापेमारी में शामिल है। थाना फेज 3 क्षेत्र के अंदर पुलिस की छापेमारी हुई। गौतम बुद्ध नगर से खबर, कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की है और यहां पर ठगी का काम चलता था। ऑनलाइन ठगी करते थे कश्मीरी युवक, यहां पर चला रहे थे इस पूरे कॉल सेंटर को। जिस तरह की जानकारी है, सेक्टर 63 के अंदर ये पूरा कॉल सेंटर चलाया जा रहा था जो ठगी के पूरे काम को अंजाम देता था। इनको एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे एक कॉल सेंटर चल रहा है, जिसमें जो है वो तत्काल आज छापेमारी की गई है। इसमें 2 नाम प्रकाश में आए हैं जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, एक बासित और एक करम इलाही। इनके द्वारा जो है वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू कॉल जनरेट कराई जाती थी और हमारे यहाँ जो है डिफरेंट लोकेशंस में कॉल भेजी जाती थी, जिसमें डीओटी की टीम जो है वो वॉच कर रही थी। उसी क्रम में जो है वो आज इनसे पूछताछ चल रही है और अभी फर्दर जो है वो ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू लॉस हो रहा था और उसी क्रम में जो है भी बातचीत चल रही है और फर्दर जो भी डिटेल निकल के आएगी आपसे शेयर की जाएगी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है यहाँ पर? अभी जो है वो करम इलाही से पूछताछ चल रही है और इसमें एक और शख्स है बासित, उनसे भी जो है वो बातचीत की जाएगी। बासित यहाँ पे नहीं है, उनको जो है वो लोकेशन ट्रेस करके बात की जाएगी। कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की है। गौतम बुद्ध नगर में कश्मीरी युवक चला रहे थे ये कॉल सेंटर और दिल्ली की जांच टीम भी इसमें शामिल है जिसने जांच की है। फिलहाल आपको बता रहे कि ये पूरा कॉल सेंटर ठगी का काम करता था। काफी समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 63 में चल रहे कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई, जिसमें कश्मीर कनेक्शन सामने आया है। कश्मीरी युवक यहाँ पर कॉल सेंटर चला रहे थे। थाना फेज 3 क्षेत्र के अंदर पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई देखी गई। कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की है।
रमेश परिहार हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए नोएडा से। रमेश, इस कॉल सेंटर को लेकर क्या जानकारी है, क्या शिकायतें मिल रही थी इस कॉल सेंटर से जुड़ी हुई? और देखिए, ये जो कॉल सेंटर चल रहा था, ये कश्मीर के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था। यहाँ पे कुल 6 सदस्यों की टीम थी जो कि इस कार्य को अंजाम देती थी। इनका मुख्य कार्य यह था कि जो विदेशी कॉल होती थी उनको कन्वर्ट करके यहाँ पे इंडियन कॉल में कन्वर्ट करते थे, ताकि जो उनके कॉल रेट है वो बहुत ज्यादा सस्ते हो जाते थे। और फिर यहाँ से नेट के द्वारा व्हाट्सएप कॉलिंग और नेट की जो कॉलिंग होती है उसको करते थे, और इससे जो राजस्व में काफी गिरावट होती थी। और देखा जाए तो तकरीबन महीने का 20 लाख रुपए का जो कि मुनाफा ये लोग कमा रहे थे, और ये सरकार का कहीं ना कहीं सीधे तौर पे घाटा था। तो भारत के राजस्व में जब ये घाटा हुआ तो देखा गया किस तरीके से फ्रॉड का कार्य चल रहा है। तो इनपुट के द्वारा जब जानकारी आई इस तरीके से यहाँ पे ये फ्रॉड चल रहा है सेक्टर 63 के एच ब्लॉक में, तब आनंद फानन में यहाँ की पुलिस के द्वारा वहां पे जाके छापेमारी की गई। तो मौके से 6 लोग पकड़े गए हैं जिन्हें गिरफ्त में लिया गया। पूछताछ अभी उनसे जारी है। और देखना रमेश, जो यह है कश्मीर कि अब कनेक्शन का आगे जिक्र की किया जा रहा कार्रवाई है वो होती क्या है? देखिए, जो कश्मीर कनेक्शन का जिक्र यह है कि यहाँ का जो मुख्य आरोपी है, जो कि गिरोह का सरगना जिसे कहा जाएगा, वो मुख्य रूप से कश्मीर का था। और ये युवक, इनके द्वारा ये 6 लोगों की टीम बनाई गई थी। तो यही इस टीम को कोऑर्डिनेट करते थे, विदेशी कनेक्शन इनके होते थे और उनकी कॉल को ये फॉरवर्डिंग करते थे। और यहाँ से सस्ते रेटों में, यूं कहें कि कुछ पैसे भी नहीं लगते थे, इस तरीके के रेटों से ये कॉल करते थे। और 20 लाख रुपए महीने का घाटा भारतीय राजस्व में आ रहा था कॉलिंग को लेकर। तो इस प्रकार से ये छापेमारी की गई और इस तरीके के गिरोह नोएडा में आगे भी काम कर रहे हैं। इसको लेकर पुलिस की ओर से पूरी जांच की जा रही है। साथ ही साथ नोएडा के अलावा दिल्ली में भी इनके मौकों पे, स्थानों पे छापेमारी की गई है। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड आपदा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड की आपदा से प्रभावित परिवारों के साथ सरकार, ये सीएम ने कहा, पीड़ित परिवारों को हर संभव राहत उपलब्ध करवाएगी सरकार। हर सहायता, हर राहत को सरकार देगी। आपको बता दें, सरकार हर स्तर पर तमाम पीड़ितों के साथ मौजूद है। सीएम ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की पूरी मदद करने के निर्देश दिए हैं। तो उत्तराखंड की आपदा से प्रभावित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। उत्तराखंड आपदा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिए हैं। तो उत्तराखंड की आपदा से प्रभावित परिवारों के साथ है सरकार। पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत उपलब्ध कराएगी सरकार। इन बातों का जिक्र सरकार की तरफ से, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। तो उत्तराखंड आपदा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि आपदा से प्रभावित परिवारों के साथ पूरी तरह से सरकार खड़ी हुई है। तो चमोली त्रासदी में गोरखपुर के 5 लोग लापता हो गए हैं। 3 लोग एनटीपीसी जोशीमठ तपोवन में वेल्डिंग का काम करते थे। 2 लापता हैं। युवक 2 दूसरे टनल में करते थे काम, यानी कि 2 लापता युवक दूसरे टनल में काम करते थे। और खास जगतबेला और सहजनवा के रहने वाले हैं। तो चमोली त्रासदी में गोरखपुर के 5 लोग लापता बताए जा रही हैं। 2 लापता युवक दूसरे टनल में काम करते थे और वेल्डिंग का एक काम किया करते थे। तो गौरा खास, जगतबेला और सहजनवा के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं। गोरखपुर के 5 लोग हैं जो कि एनटीपीसी जोशीमठ में वेल्डिंग का काम करते थे। हमारे छोटे भाई थे। अच्छा, क्या करते थे वहाँ बिल्डर के काम करते थे। क्या हुआ है, क्या बात पूरी बात है? वहाँ जो है रहते थे 5-6 महीने से, मतलब वहाँ पर काम करते थे। हमारा घर डोहरिया बाजार बढ़िया बारी गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो क्या आप लोगों ने उनसे कांटेक्ट करने की कांटेक्ट बहुत किए लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है। हम देखिए, कल जो त्रासदी उत्तराखंड में घटित हुई उसके मद्देनज़र शासन द्वारा आपदा कंट्रोल रूम्स को एक्टिवेट करने के लिए निर्देश किया गया था। साथ ही चूँकि गोरखपुर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की फोर्सेस भी हैं, तो उनको हमें त्वरित जिन क्षेत्रों में उन्हें डिप्लॉय करने की बात कही जाती है वहाँ पे हम लोग को उनको सहयोग प्रदान करना रहता है। उसके दृष्टिगत आपदा कंट्रोल रूम को एक्टिवेट कर दिया गया था और लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ के संपर्क में हम लोग बने हुए थे। हालांकि इसका कोई सीधा असर गोरखपुर पे नहीं था, किंतु जो लोग यहाँ से मिसिंग थे उसके संबंध में एक हम लोगों ने जारी किया था कि आज हमारे आपदा कंट्रोल रूम में 3 परिवार के लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने ये बताया कि उनके परिजन वहाँ पर कार्यरत थे। एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में वहाँ पर वो लोग कार्य कर रहे थे। तो उनसे संबंधित आज उन लोगों ने अपना यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। अब यह डिटेल हम जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अभी इनके समक्ष ले जा करके प्रस्तुत करेंगे। हमको 3 लोग लापता है। यहाँ तो ये धनुषधारी करके 50 साल उम्र का है, गोराकास गांव का है, ये लापता है। वेद प्रकाश है, ये 24 साल का है।
ये भी नहीं मिला है, उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। नागेंद्र है, ये बुढ़ियाबारी गांव का है, 22 साल का है, ये भी नहीं है। ये एक तरफ एक ओमकार मेटल करके एक कंपनी से काम कर रहे थे, वो एनटीपीसी का एक फॉर्म है, उसी का सेवा दे रहे थे। गोराकास में ही ये संभव होता है। आज हम लोग कवर जुटा रहे हैं उनका। उम्मीद है इन लोग का परोजन से हम लोग लगातार संपर्क में है। उम्मीद करेंगे उन लोग का जान का कुछ नहीं। खबर गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस चौकी सेक्टर बालापार की स्थापना के दिए निर्देश। सोनबरसा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी सेक्टर बालापार की होगी स्थापना। शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने का फैसला लिया है। महिलाओं और जन सामान्य को और अधिक सुरक्षित वातावरण करने का उद्देश्य है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी। आपको बता दें कि शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने का फैसला है। महिलाओं और जन सामान्य को और अधिक सुरक्षित वातावरण देने का उद्देश्य है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने ये जानकारियां आज दी हैं। सीएम योगी ने पुलिस चौकी सेक्टर बालापार को लेकर बात की और इसकी स्थापना होगी, इस बात की जानकारी दी। शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने का भी फैसला आज किया गया। गोरखपुर से यह खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस चौकी की स्थापना की आज बात की। तो वहीं चमोली त्रासदी में अमरोहा का एक व्यक्ति अभी भी लापता है। तपोवन में आई आपदा के बाद से लापता है विनीत नाम का युवक। 3 दिनों से परिजनों का नहीं हो पा रहा विनीत से संपर्क। तपोवन के अंदर सीनियर इंजीनियर के पद पर काम कर रहा था विनीत। अमरोहा के सुबेद नगर कॉलोनी में रहने वाला है विनीत सैनी। तो तपोवन में आई आपदा के बाद से विनीत नाम का युवक गायब है और लापता बताया जा रहा है। 3 दिनों से परिजनों का कोई भी संपर्क विनीत से नहीं हो पा रहा। तो अमरोहा का रहने वाला विनीत अभी लापता है। नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनके घर पे एसडीएम और को भेज करके उनसे संपर्क किया गया है और उनकी पूरी मदद की जा रही है। हम लोगों ने जनपद स्तर पे कंट्रोल रूम भी बना रखा है जिसका नंबर है 05922 252288 और किसी भी प्रकार की यदि आवश्यकता पड़ती तो उनको हर प्रकार से हर संभव मदद की जाएगी। तो सर अमरोहा से कितने लोग अब तक आपके संज्ञान में आए लापता? नहीं, वो हम लोगों की लिस्ट आ गई है और सभी संबंधितों से घर पे जाकर के उनसे संपर्क किया। तो तपोवन में आई आपदा के बाद से लापता है अमरोहा का ये विनीत नाम का शख्स। और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे कि यूपी सरकार ने पंचायत आरक्षण की नीति को बदल दिया है। जी हां, यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले पंचायत आरक्षण को बदला। कैबिनेट ने पंचायत आरक्षण प्रणाली को बदला है। तो संशोधन के जरिए कैबिनेट ने पास कर दिया है। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं। आरक्षण प्रणाली में अचानक बदलाव किया गया। पंचायत आरक्षण प्रणाली में बदलाव किए गए। लिस्ट आने से पहले सरकार ने संशोधन किया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव होने हैं। तो ऐसे में आपको बता रहे कि 17 मार्च से पहले आरक्षण की लिस्ट आनी थी और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने यह प्रस्ताव रखा था। तो यूपी सरकार ने पंचायत आरक्षण को बदल दिया है और ऐसे में कैबिनेट ने पंचायत आरक्षण प्रणाली बदली है। संशोधन के जरिए कैबिनेट ने पास भी कर दिया है। ये सब सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आरक्षण प्रणाली में अचानक बदलाव किया गया। लिस्ट आने से पहले सरकार ने संशोधन किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद होने हैं चुनाव। 17 मार्च से पहले आरक्षण की लिस्ट भी आनी थी। तो कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव रखा था। एस के वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, आरक्षण प्रणाली को बदला है, क्या बदलाव इसमें होंगे, कोई जानकारी अभी तक? बिल्कुल निश्चित तौर पर योगी कैबिनेट ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए ये प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर जो चक्रानुक्रम के अनुसार आरक्षण व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू होनी है उसको लेकर जो नियमावली है उसको मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमावली नहीं जारी की है, लेकिन ये निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी के विभाग का ये प्रस्ताव था जिस पर सीएम योगी ने अपनी मोहर
लगा दी है। तो निश्चित है कि जो उत्तर प्रदेश में मार्च में पंचायत चुनाव होने हैं उसकी जल्द ही अधिसूचना जारी होगी और नियमावली की वजह से ही ये रुका हुआ था। और अभी हाईकोर्ट ने भी जहां निर्देश दिया था कि 30 अप्रैल तक ये चुनाव संपन्न करा लिए जाए, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अब ये चाहती है तो आरक्षण को लेकर ये क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो जिला स्तर पर आरक्षण जारी होने थे, चाहे वो प्रधानों के हों, बीटीसी हों, जिला पंचायत सदस्य हों या जिला पंचायत अध्यक्षों के, उनको लेकर ये आरक्षण व्यवस्था लागू होनी है। अगर हम इस चक्रानुक्रम आरक्षण व्यवस्था की बात करें तो पिछले 5 साल में जो सीटें कभी आरक्षित नहीं हुई हैं, ऐसी सीटों का आरक्षण हो सकता है। साथ जो लगातार 5 साल सीटें आरक्षित है उनको चक्रानुक्रम के अनुसार उनका आरक्षण बदला जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो प्रणाली है उसको यूपी कैबिनेट ने 22 रेजोल्यूशन के जरिए मंजूरी दी है। अब जब नियमावली को उत्तर प्रदेश सरकार जारी करेगी तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मुतल्ली किस तौर पर होगी वो सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।